तो आप अच्छा मुझे ये बताएं कि SIFC की सोच में अमल नहीं हुआ कोई भी। वो अभी तक $1 नहीं लेके आ सके। 1.5 साल से उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन लाने थे, इन्वेस्टमेंट लानी थी। मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह हालात नहीं चलेंगे अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं होगी तो। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, ये भी आपका बड़ा मिसकंसेप्शन है। बताएं। SIFC का काम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना नहीं था। प्योर करना है ना। SIFC का काम था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट लेके आएगी उसको वन विंडो सॉल्यूशन के तहत मैच्योर करना, उसको फैसिलिटेट करना, उसके लिए प्रॉब्लम्स खत्म करना हम्म। है। SIFC जाके कहीं उसने रोड शोज या इन्वेस्टमेंट के लिए निगोशिएट नहीं करना। और वो अभी फॉरेन ऑफ दैट हैपनिंग, राइट? कह रहा हूं कि जो इकोनॉमी का हाल है, एक सेकंड, इतना बुरा हो चुका है कि गवर्नमेंट हैज टू पुल अप इट्स सॉक्स। आई एग्री टू इट। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात पे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल टीम है, उसकी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स या बेहतरीन नहीं है कि हम उन्हें दाद दें। और मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जब दुनिया हमारे साथ थी, अमेरिका हमारे साथ था, वर्ल्ड हमारे साथ थी, वी कुड हैव नेगोशिएटेड बेटर विद IMF और हम अपनी पब्लिक के लिए कोई रिलीफ ले सकते थे। मैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की इस बार नेगोशिएशन स्किल्स पर बहुत क्वेश्चन मार्क रखता हूँ और मैं समझता हूँ वो एक अच्छे नेगोशिएटर और एक अच्छी वो एक डील नहीं बैंकर लेकर है, आए हैं। बैंकर नेगोशिएट करता ही नहीं, बैंकर शुक्र देखिए, करता है। तो बस फिर जो मेरी राय है वो मैंने आपको बताई है और मैं समझता हूँ इसीलिए जो टेक्स्ट तजावीज़ वो लेकर गए प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुस्तरद करते हुए उस पर एक और कमेटी बनाई कि यार ये बजट तो दिता नहीं जा सकता। और फिर प्राइम मिनिस्टर हैड टू गो बैक टू इसहाक डार एंड एहसन इकबाल कि यार आप लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पब्लिक का सेंटिमेंट समझते हैं। तो पहला अदम एतमाद तो मोहम्मद औरंगजेब पर ये हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की टैक्स जो प्रपोजल्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने उठाकर एक और मिनिस्ट्री को दी कि यार तुसी देखो या तो बिल्कुल ही नलायक लोग ने। तो मेरा ख्याल है वो तो उनकी नलायकी पे प्राइम मिनिस्टर ने मोहर ही लगा दी एक दफा। तो अब मुझे ये बताएं कि बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं 28वीं तरमीम के ऊपर। अब तो सुना ड्राफ्ट शराब भी बन गए हैं। कि मुझे तरमीम नहीं नजर आ रही, मुझे रेफरेंडम नजर आ रहा है। रेफरेंडम किस बारे में? मेरे ख्याल में सूबों पे रेफरेंडम हो जाएगा और पाकिस्तान की कौमी असेंबली, जैसे ब्रेग्जिट का रेफरेंडम हुआ ना, ऐसे कौमी असेंबली ये कह देगी कि ये मामला पाकिस्तान की अवाम के पास ले जाएं और उनसे पूछ लें। ओके, अवाम से पूछ लेंगे। और NFC का क्या करेंगे, क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट के हलक में अटका हुआ है। देखिए, NFC इशू ही नहीं रहेगा अगर छोटे सूबे बन जाएं। वो रिविजिट हो जाएगा खुद ही। खुद ही रिविजिट हो जाएगा अगर हम छोटे सूबे बनाने में कामयाब हो जाएं, तो फिर NFC का इशू खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। और जो वफाक रीजनल रिसोर्सेज अपने हाथ में रखना चाहता है, जैसे रेकोटेक है या माइनिंग है, रेयर अर्थ है, वो हो वो नहीं रहा ना। वो छोटे सूबे बन जाएंगे तो वो भी वफाक के हाथ में आ जाएगा सब कुछ। फिर ये जो चार सूबों ने हॉस्टेज कर लिया ना वफाक को, वो खत्म हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो दुनिया में ममालिक, मतलब ईरान की 9 करोड़ आबादी है और 31 सूबे हैं, हम्म, इसके पीछे एक साइंस है। कि मेरा मतलब है जब आपने मुल्क को चलाना है तो आप छोटे सूबे बनाकर ही मजबूत वफाक रख सकते हैं, एक मजबूत मुल्क रख सकते हैं। आपने अमेरिका के 51 सूबे हैं, आप यू डिवाइड योर कंट्री इन स्मॉल स्टेट्स टू कंट्रोल इट इजीली, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल बनाने के लिए। ये दुनिया में देख लें, ये चार के जरिए तो नहीं हो सकता। ये तो चार में से एक मुल्क के अंदर 4 मुल्क बने हुए हैं और वो ऊपर वाले मुल्क को मुल्क मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम्म। हम्म। तो अब मुझे ये बताएं कि ये कब तक उम्मीद है रेफरेंडम की? मेरा बजट के बाद ही होगा। अभी तो बजट इज एन इशू और मेरे ख्याल में अभी तो बजट का से गुजरेंगे, बजट के बाद इस सारे पैसे तो ले लिए इन्होंने पेट्रोल की मद में यार। नहीं इनको नहीं नहीं बजट वो अनाउंस करने के लिए। नहीं नहीं, फिर भी बजट तो देना है ना यार। आप तो, मेरा मतलब है ठीक है, ये पर तो मल्टीपल मिनी बजट आ चुके हैं, रेवेन्यू उनके पास है, 1300 अरब पहले जमा कर चुके हैं, बाकी इससे और आ जाएगा, उनका शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अवाम मर गई मर गई। ओ यार, अगले साल के शॉर्टफॉल का भी तो ये तो 30 जून तक हुआ जो तो कुछ यार हुआ। आज तक किसी तो ने अगला पिछले साल तीन, का बजट डिस्कस किया है असेंबली में? क्या पिछले साल क्या आपने बताया था और उसमें कितना खर्च किया? आपके MNAs की ये काबिलियत ही नहीं है, नालायक लोग हैं सारे। मैं एग्री करता हूँ आपसे इस बात। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात।
थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। आज आप आपने क्या खाया सुबह नाश्ते पे? लगता है ब्राउन टोस्ट खाया नहीं, नहीं, है। बात सही है, वो सही है, क्या करें उसको, मेरा मतलब है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, हमने इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना लाकर भी देख लिए हमारे मसाइल हल नहीं हुए। हम्म, हम लाए हैं ना, हम कितने इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना लेकर आए हैं। ये औरंगज़ेब से लेके, हफ़ीज़ शेख से लेके, मोइन कुरैशी से लेके, शौकत अज़ीज़ से लेके, एक लंबी लाइन है इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ानाज़ की। वो भी पाकिस्तान के मसाइल, क्योंकि उनको पाकिस्तान का पता ही नहीं होता। हमें हमारे लोकल इकोनॉमिस्ट चाहिए जो यहाँ के मसाइल जानते हों। देखें, अगर अगर फर्ज करें मैं आप जैसे आदमी को, फर्ज करें मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाता हूँ ना, वो हुँ, कभी सही परफॉर्म नहीं कर सकता। कतई नज़र इसकी कि आपको काम का कितना पता है। आपको कोई और वज़ारत दे दें, अच्छी बात है। मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि आपने वापस आके उन्हीं जगहों पे काम करना है दोबारा। तो आप उन्हीं मैं मालकान को खुश करने के चक्कर में इस इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। रहें। अब इस वक़्त तो मोहम्मद आपने औरंगज़ेब साहब पर क्या इल्ज़ाम है कि वो अपनी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की नौकरी पक्की कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान के ऊपर। यही हाँ, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान को हलाल कर दिया अपनी नौकरी के चक्कर में, मैं मुत्तफ़िक हूँ आपसे इस बात। अपनी सीवी बनाने के चक्कर में। तो नहीं मैं होना एग्री कर चाहिए। मैं ये एग्री कर रहा बात हूँ आपसे। मैंने मैंने ना पता है किससे सीखी थी बहुत पहले? हुँ, इत्तेज़ाज़ अहसन साहब से। कि जब हुँ, मुझे पहली बार ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफर हो रही थी ना, तो मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे सीएनडब्ल्यू दे दो, आईटी दे दो, इन्फॉर्मेशन एड हॉक मिल गई थी, ठीक है, उसमें नाम नहीं आता था। वो हुँ, एतजाज़ साहब को एक दफ़ा दी उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड लॉ मिनिस्ट्री। उसके हुँ, बाद पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट इंक्रीज़ करी थी। तो मैंने चौधरी साहब को कहा, मैं कहा चौधरी साहब लॉ मिनिस्ट्री रखें अपने पास। उन्होंने कहा हुँ, पागल हो गए मुबश्शिर, ये हुकूमत मुझे कहेगी कि फलाँ जज का तबादला करो, फलाँ का करो, मैंने उसी कोर्ट रूम में जाके आर्ग्यू करना है बाद में। जब ये हुँ, वज़ारत नहीं होगी, तो भाई मुझे हुँ। इंटीरियर रखने दो। फिर उन्होंने इंटीरियर रखी। आई वो एग्री मुझे आई लॉजिक समझ आ गया था। आई एग्री मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात बिल्कुल ठीक है। हुँ, अब आगे क्या होने इसीलिए जा रहा है? इसीलिए तो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट को डिस्करेज किया जाता है। पॉलिटिशियंस की हाँ, गवर्नमेंट को एनकरेज इसलिए किया जाता है कि पॉलिटिशियंस के जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं टेक्नोक्रेट्स की निस्बत। टेक्नोक्रेट्स के तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं अपनी ट्रेड में कि वो परफ़ॉर्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने और अपनी जब ट्रेड में पैसे कमाने होते हैं। और जब सारे टेक्नोक्रेट हों, तो फिर अल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह बिस्मिल्लाह, मतलब आप पेट्रोलियम के नदीम बाबर साहब को लाए थे। आपको पता है वो खुद पेट्रोलियम से पैसे कमाते थे। उन्होंने अपनी कंपनियों को ही फ़ायदे दिए कि ताकि बाद में जाके वो कंपनियों में वो रह सकें। हुँ, आपने रज़ाक दाऊद को लगाया, उसने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो दाऊद अरकलिस के फ़ायदे में थी। ऐसे क्योंकि उसने वापस वहाँ जाना था। तो ये जो है ना कि ये टेक्नोक्रेट वाला सिलसिला, ये कोई मैं इसका कोई इतना ज़्यादा हामी नहीं हूँ। ये ज़्यादा बुरे लोग हैं।